हाँ, प्यारे बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर। आज आप लोगों को शीट मिल गई। यस सर। यस सर। अब उसको रोज लगाइए, 20-20, 25-25 करके, और डिस्कस करिए। हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये सीखा था। मेन सबसे कंसेप्ट यही है, द चेंज इन potential energy is equal to minus times work done by conservative force.
और ये सब करते कराते एक मेन मुद्दे पर ये आए थे कि du बराबर माइनस एफ dx। तो du बाई dx का निगेटिव माइनस एफ। और मोस्टली जो पुराने ट्रेंड के क्वेश्चन है वो इसी पर आते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए u इज इक्वल टू 5x² माइनस 3x प्लस 10 दिए हुए। तो पूछे जाएंगे एट विच पॉइंट पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम करेंगे कैसे, F बराबर माइनस du बाई dx और फॉर इक्विलिब्रियम इट शुड बी 0। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3/10 यानी 0.3 मीटर। ये इक्विलिब्रियम निकल है। और इससे सिंपल कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता था। अब इक्विलिब्रियम के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वो ये जुड़ी हुई है कि ये इक्विलिब्रियम तो है, स्टेबल है या अनस्टेबल? ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो पहले हम लोग ये सोचते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या अंतर है। तो मैं 3 फिगर बना रहा हूं। एक बाउल ऐसा बनाता हूं, एक बाउल ऐसा बनाता हूं, एक सरफेस ऐसी बनाता हूं। पार्टिकल को यहाँ नीचे अंदर रख दिया, mg नॉर्मल रिएक्शन। F बराबर 0 है क्योंकि दोनों बैलेंस करेंगे, ये इक्विलिब्रियम में है। यहाँ टॉप पर रख दिया mg n, यहाँ पर भी mg बराबर n है, F बराबर 0। यहाँ पर भी mg बराबर n है और F बराबर 0। तो इसमें ये फिगर मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो फर्स्ट वाली फिगर क्या बता रही है, स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल। ये स्टेबल। स्टेबल। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की पहचान क्या है? डबल डिफरेंशिएशन इन पॉजिटिव। हाँ ये तो ठीक है। सर वो अपने प्लेस पे इनिशियल पोजीशन पे फिर वापस आ जाते हैं और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती हाँ, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? मान लो तुम कहीं खड़े हुए हो, अगर तुम स्टेबल हो गए तो कोई थोड़ा बहुत तुम्हें धक्का वक्का देगा तब भी तुम वहां डटे रहोगे, और अनस्टेबल हो गए तो लड़खड़ा के गिर जाओगे। तो स्टेबिलिटी की पहचान यही है। तो तीनों को आप थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस कर दीजिए। मान लीजिए इसको भी हमने थोड़ा सा यहाँ ले आए, इसको भी थोड़ा सा यहाँ ले आए, इसको भी थोड़ा सा यहाँ ले आए। तो यहाँ पर इधर mg होगा, इधर n होगा, और n mg cos थीटा से बैलेंस होगा, और इधर mg sin थीटा वाला इसको दोबारा वापस ले आएगा। तो ये स्टेबल हो गया। और यहाँ पे ये mg है, ये n है, ये mg cos थीटा n इस डायरेक्शन में है, लेकिन mg sin थीटा इसकी नैया डूबे देगा, गिरा देगा नीचे। तो ये अनस्टेबल है।
और ये इसको यहां करोगे तो ये MgN फिर बैलेंस हो जाएगा, तो ये यहीं रुक जाएगा, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो डेफिनेशन हुई। अब इसको जरा और समझते हैं। यहां से हमें ये क्लियर है कि स्टेबल में मैंने डिस्प्लेस पार्टिकल को राइट की ओर किया था, तो नई पोजीशन में जो नेट फोर्स है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लेफ्ट की ओर था, और यहाँ पर जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट किया था उसी तरफ फोर्स ले जा रहा था, इसलिए ये अनस्टेबल है। तो मान लो ये हम ये मान लीजिए मैंने एक ये ग्राफ बना दिया, ये F है और ये X है। तो इसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी है? जहां फोर्स 0 है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब चेक करते हैं स्टेबिलिटी के लिए। तो जैसे इसको चेक करो, तो इतने पोर्शन को थोड़ा जूम करके देखते हैं। ये ऐसे गया है, ये पोजीशन है। सपोज पार्टिकल यहां आ जाए या यहां आ जाए, इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो अगर पार्टिकल यहां आएगा यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स भी इस पर पॉजिटिव है। माइनस मतलब अगर आप राइट में डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स भी राइट में होगा, और अगर लेफ्ट में करेंगे तो ये निगेटिव है। तो ये वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल हो गया। और यहां पर अगर आप राइट की ओर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स निगेटिव है, यानी फोर्स इसको दोबारा मेन पोजीशन की ओर ले जाएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। और दूसरा एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एट स्टेबल इक्विलिब्रियम पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और अनस्टेबल के लिए ये मैंने उल्टा लिख दिया है, मिनिमम हो गया। मिनिमम होती है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है और इसमें मैक्सिमम होती है। तो मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है? सपोज u इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ x, तो du बाई dx जहां जहां 0 होगा वहां पर मेरे पास इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि du बाई dx बराबर -f और वो 0 है। और मैक्सिमम की कंडीशन होती है, जानते हो क्या? d2u बाई dx2, यानी इसका डबल डेरिवेटिव वो निगेटिव होगा, और ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। और अगर डबल डेरिवेटिव भी 0 आ जाए तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है, और उस केस में तुम्हें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तब हमसे इसमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पहला ये दिया जा रहा है, मान लीजिए ये f और x के बीच का ग्राफ है, और ये दे दिया गया, ये 2 पॉइंट दे दिए गए a और b। तो a पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या b पर होगा, क्या होगा? इक्विलिब्रियम की 2 पोजीशन है, इन दोनों पॉइंट पर फोर्स 0 है,
तो इक्विलिब्रियम x बराबर a पर भी है और x बराबर b पर भी है। अब यहां पर फोर्स स्टेबल है, तो वही देखो, राइट की ओर डिस्प्लेस करोगे, फोर्स भी राइट में जाएगा तो भाग जाएगा, यानी ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है। यानी यहाँ पे पोटेंशियल, ये अनस्टेबल है और ये स्टेबल है, और इस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और इस पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। ओके, दूसरा कैसे पूछ सकते हैं? दूसरा ऐसे पूछ सकते हैं, ये दे दिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच का ग्राफ दे दिया, तो कहां कहां इक्विलिब्रियम में होगा? देखो, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ मैक्सिमम है। तो इन पोजीशन पे एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी, एक्स बराबर सी पे इक्विलिब्रियम है। एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी, एक्स बराबर सी, और यहाँ पे मैक्सिमम है तो ये अनस्टेबल है। यहाँ पर मिनिमम है तो ये स्टेबल है, और यहाँ पर मैक्सिमम है तो ये अनस्टेबल है। ये सिचुएशन है। ओके, ये तो ग्राफ से हो गया। अब एक फंक्शन से ले लो। जैसे मान लो ये वाला फंक्शन था मेरे पास, u बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 10। u बराबर 5x² माइनस 3x प्लस 10। इक्विलिब्रियम निकालना है, du बाई dx निकालो, 10x माइनस 3, और इसको 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर 0.3। पता करना है कि ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, इसको डिफरेंशिएट कर दो, दोबारा जो आया है d2u बाई dx2, तो खाली 10 आएगा। ये पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे ये वाला इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, मिनिमम आया है यानी स्टेबल है, मिनिमम आया है यानी स्टेबल है। पोटेंशियल एनर्जी d2u बाई dx2 पॉजिटिव आया है ना, इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मिनिमम है, u मिनिमम है, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है। इसका हम लोग ग्राफ भी खींच सकते हैं, और देखो इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं। ग्राफ खींचना हालांकि जरूरी नहीं है तुम लोगों को। ये है 5x² माइनस 10x प्लस 3। इतना तो सब लोग जानते ही होंगे कि ये पैराबोला होगा, और पैराबोला ड्रॉ करना मैंने बताया भी है तुम लोगों को कि कैसे ड्रॉ करते हैं। कहाँ बताया है? वही अपने जो एक्सक्लूसिव ग्लिम्स ऑफ फिजिक्स वाला था उसी पे मैंने बताया था, और उसमें सीख सकते हो। बहरहाल यहाँ पर मैं इसको प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो तीन चीजें हैं। x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पैराबोला कॉनकेव अप होगा, यानी कुछ ये इस टाइप का होगा। और इसका जो मेरे पास मिनिमम पॉइंट होगा, ये इसको वर्टेक्स कहते हैं, वो निकालने का तरीका ये होता है कि इसको डिफरेंशिएट करो, 0 के बराबर कर दो, तो बार बार वही रिजल्ट नहीं वही आएगा। डिफरेंशिएट करोगे तो 10x माइनस, ये उल्टा लिखा था, ये 3x प्लस 10 था,
10x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर वही 0.3 आएगा। और y तुम्हें निकालना पड़ेगा, y यहाँ वैल्यू रख के निकालो। 5.3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0.5 प्लस 10, तो 0.09 और इंटू 5 तो 0.45 और माइनस 1.5 और प्लस 10, तो 10.45 और इसमें से 1.5 माइनस करना है, तो 5, 14 में से 5 गया 9, 9.95, तो 9.95 इज x बराबर यहाँ 0.3 ले लिया और ये मान लो 9.93 आ गया। वेरी गुड। यहां से पैराबोला ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया और ये ऐसे ऊपर ऊपर जाएगा, तो एक पॉइंट यहाँ पे भी निकाल लो, यहाँ पे x बराबर 0 होगा तो ये 10 से पास होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ रही है ना, इसका मतलब है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। हर बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, हमने समझाने के लिए बनाया था। अगर इसका तुम्हें फोर्स का ग्राफ बनाना है तो वो भी बना देते हैं। फोर्स बराबर हो जाएगा -10x माइनस 3, तो -10x+3, तो हमारे पास ये 3 ऊपर रहेगा कहीं और x इज इक्वल टू 0.3 से ये ग्राफ ऐसे नीचे जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब तुम राइट में शिफ्ट करोगे तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट करोगे तो फोर्स पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब चलो अच्छे बच्चों की तरह बताओ, मान लो u बराबर दिया है x² माइनस 5x प्लस 6 दिया है, तो इसको बताओ, इक्विलिब्रियम पोजीशन बताओ और स्टेबिलिटी बताओ। इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बताओ और स्टेबिलिटी भी बताओ, दोनों बताओ। बताओ भाई, कहाँ गायब हो गए सब लोग? सर 2.5 अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। 2.5 पहले F निकाल। 0.25 F बराबर -2x माइनस 5 है ना, तो F को 0 करो तो x बराबर 2.5, और ये इक्विलिब्रियम कैसा होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल आ रहा है ना? यस सर। हाँ, क्योंकि d2u/dx2 सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है, इसको फिर किया, du/dx तो ये है 2x माइनस 5 और ये 2 आ गया, तो ये पॉजिटिव है यानी मिनिमम है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम है।
तो इतनी बात तो पुरानी है। इसमें एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं। U बराबर दिया जाता है a/x⁷ माइनस b/x⁹। तो इसमें पूछा जाता है कि फाइंड द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दैट। तो कुछ नहीं है, F निकालना है, -du/dx करेंगे तो माइनस, अब डिफरेंशिएट ही करना है। तो a बनाए रखा, ये x⁻⁻7 है, तो -7 x⁻⁻8 और माइनस b, और ये x⁻⁻9 है, तो -9 x⁻⁻10 ये आ गया। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। F बराबर -7a/x⁸ और प्लस 9b/x⁻10, और इसको 0 के बराबर कर देंगे। जब 0 के बराबर करेंगे तो माइनस उधर जाके घुस गया, तो 7a/x⁸ इज इक्वल टू 9b/x⁻10। तो x को एक तरफ ले जाओ, x⁻10/x⁸ बराबर 9b/7 है। तो x² इज इक्वल टू, इधर लिख देते हैं, x² इज इक्वल टू 9b/7 है। तो x बराबर हो जाएगा √9b/7 है। और अगर पूछा जाए कि उस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो u का तो ये फंक्शन दिया ही हुआ है, तो मैं जिस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी चाहिए x की वाली वैल्यू रख दो, तो x की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो उस जगह पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। तो यहां तक तो सब लोगों को आता ही था, इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू में। अब एनसीईआरटी ने एक नया तमाशा जोड़ दिया। एनसीईआरटी ने यह कहा कि इफ only conservative forces are acting on a body, then देखो भाई क्या होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, डेल्टा के बराबर होता है सिग्मा W, और डेल्टा के बराबर माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। खाली कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, सिग्मा W का मतलब है जितने फोर्स वर्क कर रहे हैं उन सबका वर्क डन निकालो और जोड़ो, और यहाँ पर खाली कंजर्वेटिव फोर्स ही काम कर रहा है, तो वही लिख दिया। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि माइनस टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या है, K2 डेल्टा K2 माइनस K1। यहां पर खाली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखा जाएगा, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का नेगेटिव होता है डेल्टा U, तो ये माइनस हो गया, तो इसको लिख देंगे U1 माइनस U2 इसकी जगह पे। तो ये लो जो भाई K2 U2 बराबर K1 U1, तो ये कांस्टेंट आ गया है, इसको पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। तो एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और टोटल एनर्जी E बराबर K प्लस U। तो उन्होंने एक नए तरीके के क्वेश्चन देने शुरू कर दिए। आप एनसीईआरटी अगर खोलोगे वर्क पावर एनर्जी की, तो जहां एक्सरसाइज है तो उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब इसी तरह के क्वेश्चंस हैं।
तो मान लीजिए मैंने कह दिया किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है x² + 4 और उसकी टोटल एनर्जी है 10 जूल। तो पता करना है कि व्हाट इज द स्पीड व्हेन पार्टिकल इज एट x = 0। पार्टिकल का मास दिया जाएगा 2 kg। कैन यू सॉल्व इट? क्या तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो? बहुत सिंपल है। कंजर्वेटिव फोर्स खाली काम कर रहा है, यही हम मानेंगे। तो K + U = टोटल एनर्जी 10 जूल। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है किसी भी जगह? 12 m × v²। और पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये दी हुई है, x² + 4 = 10। तो एट x = 0, तो ये 2 से 2 तो कट गया, v² + 4 = 10। तो v² = 6, तो v = √6 मीटर/सेकेंड। यू कैन कैलकुलेट वेलोसिटी। इतना पूछा जाता है तो हमारे बच्चे कर लेते हैं, इतना सबको मालूम है। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन, वेलोसिटी पूछेंगे तो बच्चे कर लेते हैं। पूछेंगे कि अगर वेलोसिटी है तो बताओ पार्टिकल किस पोजीशन पे हो सकता है, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं। तो उल्टा निकल आएगा, v रख देंगे, x निकाल लेंगे। लेकिन वो एक काम और पूछते हैं, क्वेश्चन यही रखते हैं, कहते हैं कि इन विच रीजन पार्टिकल कैन नॉट सर्वाइव। इन विच रीजन पार्टिकल कैन नॉट सर्वाइव। तो देखो ये जो आता है ना K + U = E तो हमने दे दिया है पार्टिकल को। ये काइनेटिक एनर्जी बेटा 12 mv² होती है और ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, ये नहीं हो सकता है। 0 तो हो सकती है, <0 नहीं हो सकती। तो जरा हम एक्सप्रेशन लिख लें, काइनेटिक एनर्जी प्लस और x² + 10 बराबर नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में x² + 4 था। चेक कर लेते हैं, हाँ 4 था। टोटल एनर्जी 10 थी। तो मेरे पास k बराबर क्या आया? 6 - x²। बेटा ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। तो पार्टिकल किस रीजन में सरवाइव नहीं करेगा? जहां पर k बराबर निगेटिव होगा। तो k निगेटिव कितने रीजन में होगा? तो k बराबर है 6 - x²। निगेटिव कब k हो जाएगा? इसको <0 कर दो। अब बेटा ये तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये कैसे सॉल्व करें।
क्या इससे x की वैल्यू निकाल सकते हो तुम लोग? निकाल तो सकते हो, इसका एक तरीका है, उल्टा कर लो, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन 0, इसको लिख दो x, ये √6 है तो x प्लस √6 और x माइनस √6 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये माइनस √6 आ गया, ये √6 आ गया, तो ऐसे चलता है पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। इतने रीजन में ये वाला एक्सप्रेशन निगेटिव है, ये वाला, और ये वाला पॉजिटिव। तो के ये निगेटिव होना चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव ये है अगर x लेस देन माइनस √6 हो या x ग्रेटर देन प्लस √6 हो। तो पार्टिकल इतने रीजन में रिस्ट्रिक्टेड है, यहां नहीं जा सकता, यहां नहीं जा सकता, खाली वो माइनस √6 से प्लस √6 के बीच में ही कहीं भी रह सकता है। तो वो इसको एल्जेब्रिकली कम पूछते हैं, क्योंकि ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना सबको नहीं आता है। उन्होंने 4 तरह के जो क्वेश्चन दिए हैं वो इस तरीके से दिए हैं। ग्राफ। हाँ, ये ग्राफ दिया हुआ है, राइट। तुमने लगता है एनसीईआरटी खूब लगाई है, क्यों बेटा? यस सर, लास्ट ईयर लगाए थे। ठीक है ना। तो वो इस तरीके से दे देते हैं, मान लो ये दे दिया, मुझसे स्ट्रेट लाइन ठीक से बन नहीं रही है, सपोज ये है, ऐसे दे दिया उन्होंने, ये मतलब लाल रंग से पोटेंशियल एनर्जी दिए रखी है, और बीच में वो कहीं पे ऐसे बना करके ई कह देते हैं। तो जहां भी ई दिया हुआ है ना, वहां से एक वर्चुअल लाइन खींच लिया करो, ऐसे। और क्लियर सी बात है, के प्लस यू बराबर ई, के बराबर ई माइनस यू, और सरवाइव करने के लिए ई माइनस यू यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी ई की वैल्यू यू से ज्यादा होनी चाहिए। अब ई तो इतनी ही है, यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ई से ज्यादा है, जो नहीं होनी चाहिए। तो यहां का जो पॉइंट होगा, दिया होगा ग्राफ में, सपोज ये x बराबर a है, सपोज ये x बराबर b है, तो इतने रीजन में पार्टिकल नहीं रह सकता, क्योंकि इतने रीजन में u की वैल्यू e से ज्यादा होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी निगेटिव मिलेगी, जो नहीं हो सकती है। इसके पहले पार्टिकल रह सकता है, इसके बाद में रह सकता है। तो पार्टिकल के सर्वाइव वाले रीजन हो जाएंगे x लेस देन आर इक्वल टू a या x ग्रेटर देन आर इक्वल टू b। दोनों तरह से पूछा जा सकता है, कितने में सरवाइव करेगा, कितने में सरवाइव नहीं करेगा। तो दोनों में बता सकते हैं। पूछा जाए कितने में सरवाइव नहीं करेगा, तो ये है a से b तक, तो x की वैल्यू a और b के बीच में होगी तो वो सरवाइव नहीं कर सकता है, इतने में सरवाइव कर सकता है। और चूंकि वो ग्राफ से पूछ रहे हैं तो तुम्हें मैथमेटिकल स्किल करने की कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ चाहे जैसा दे दिया जाए,
जैसे एक और ले लेते हैं अगले पेज पे। ये मान लो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है और टोटल एनर्जी ये दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, ये टोटल एनर्जी दी हुई है तो यहां से तुरंत एक लाइन खींच लेंगे ऐसे। अब देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, कितने में पार्टिकल सरवाइव कर सकता है कि कितने में नहीं कर सकता है। मान लो पूछा जा रहा है नहीं कर सकता है, तो हमें कौन से रीजन चूज करने पड़ेंगे जिसमें यू की वैल्यू, यू वाला ग्राफ इस लाइन से ऊपर हो। तो यहां तक तो नीचे है, नीचे है, नीचे है, यहां से पे ऊपर हो गया। कब तक ऊपर रहा, ऊपर रहा, ऊपर रहा, यहां बराबर आ गया ये। इसके बाद फिर नीचे आ गया है। तो मतलब सीधी सी बात है कि इतने रीजन में वो सरवाइव नहीं कर सकता है। जो वैल्यू एक्स की यहां होगी, जो वैल्यू एक्स की यहां होगी, सपोज यहां लिख दे रहे हैं -3, यहां लिख दे रहे हैं -1, तो इतने में वो सरवाइव नहीं करेगा। नीचे है तो कर रहा है, यहाँ पे फिर बढ़ गई, अब ऊपर रही, यहाँ पे फिर बढ़ गई। तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यूज होंगी, ग्राफ में दी जाएंगी। मान लो ये 5 है, 6 है, और मान लो ये 10 है। तो एक बार फिर से इतने रीजन में वो नहीं रह सकता है। मैंने वो रीजन प्लॉट किए हैं जिसमें वो नहीं रह सकता है, जिसमें यू ई से ज्यादा है। अगर तुम्हें ये बताने हो किसमें किसमें रह सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आप इसको छोड़ के बाकी बताइए। जितने में यू नीचे हो इतने में रह सकता है, -3 से कम वाले पे, -1 से ये वाले 6 वाले तक, और फिर 10 के आगे वाले रह सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जो है ना, इनको आगे चल के पढ़ोगे, इनको हम बैरियर कहते हैं। जैसे हम किसी पार्टिकल को छोड़ते कहाँ पे हैं, जैसे हम मान लीजिए पार्टिकल को यहाँ छोड़ दें, तो उसको कुछ वेलोसिटी दे दें जितनी एनर्जी है इतने में, यहाँ है पार्टिकल, तो इधर तो पूरी दूर तक जा सकता है, यहाँ खाली -3 तक जा करके लौटेगा। और अगर बीच में यहाँ छोड़ दें, जैसे ओरिजिन पे रख दिया, तो ये -1 to 6 इसकी लिमिट है। तो पार्टिकल मूव करेगा, यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ से लौटना पड़ेगा, फिर ये करेगा। इतने रीजन में ही वो सरवाइव करता है। मतलब इस रीजन को क्रॉस करके यहाँ तक जाने के लिए वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर काइनेटिक एनर्जी उसकी नेगेटिव होने लगती है। तो ये जो ग्राफ वाले क्वेश्चंस है ना, ये एनसीईआरटी का एक नया फीचर है। और तुम लोग ये समझ लो कि ये तुम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया है। और चूंकि उन्होंने एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना के पूछना शुरू किया है, तो बहुत ही जल्दी ये क्वेश्चन उनके रडार में आएगा और तुम लोग नीट में देखोगे कि इस टाइप का एक क्वेश्चन तुम्हें मिल गया है। अब वो ग्राफ में देते हैं कि न्यूमेरिकल में देते हैं, ये बात तो उनकी मर्जी है, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन वो आने की पूरी उम्मीद है। तो अब हम लोगों को एक चीज ये पता चल गई कि पोटेंशियल एनर्जी और ये, और साथ में एक चीज और भी पता चल गई कि अगर पार्टिकल पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस काम कर रहे हो
तो उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता है। अच्छा, मैंने लास्ट टर्म पर तुम लोगों को कुछ एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चंस कराए थे ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम वगैरह के। लास्ट टर्म का मतलब है कल, कोई बहुत दूर नहीं। यस सर। मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना ये सब तो कर लिया था ना। यस सर, करा दिए थे। Yes, sir. हाँ, तो ये मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, ये स्पेशल टॉपिक था तो हमने बचा रखा था। तो व्हाट एल्स, इसके बाद इसमें और क्या है बताओ, इस चैप्टर में और क्या है? Collision. कोलिजन। कोलिजन। यस, कोलिजन है। तो कोलिजन क्या होता है भाई? टक्कर। टक्कर। और टक्कर क्या होती है? देखो, when two are more than two particles come into strong mutual forces, for a short interval of time, तब इसको कोलिजन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सिंपल सा, कैरम बोर्ड तो सब लोग खेलते ही हैं। तो ये कोई कैरम बोर्ड की गोटी रखी हुई है और हमने यहाँ स्ट्राइकर लिया और इसको दिया धक्का ऐसे, तो स्ट्राइकर इससे स्ट्राइक किया और फिर ये डार्ट इधर गई, स्ट्राइकर इधर गया। तो यहाँ पर स्ट्राइकर और इस जो कैरम बोर्ड की हमारी डार्ट है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा, इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा। हालांकि ये टक्कर बहुत ही कम समय की होती है, लेकिन जितनी भी होती है उतने समय में वो दोनों एक दूसरे पे काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते हैं। तो दिस इज ए टाइप ऑफ कोलिजन, ये कोलिजन है। तो जब दो बॉल्स टकराती हैं, कार से ट्रक टकराता है, बिलियर्ड्स बॉल टकराती हैं, कैरम बोर्ड की गोटियां टकराती हैं, इन सब फेनोमेनन को हम लोग कोलिजन की कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये मान लो एक न्यूक्लियस है और ये एक अल्फा पार्टिकल आ रहा है, तो आपको मालूम है कि अल्फा पार्टिकल ऐसे चला जाता है। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कोलिजन है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब अल्फा पार्टिकल पास में आता है ना, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो लगातार इस पे न्यूक्लियस की वजह से रिपल्सिव फोर्सेस लगते हैं। और ये इंटरवल बहुत ज्यादा नहीं होता है, काफी कम होता है, और ये निकल गया। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल इससे टकराया तो नहीं, लेकिन इसके फोर्स के इन्फ्लुएंस में आया। तो ये भी एक कोलिजन है। और यहां से दो चीजें जान लो कि इस टाइप का कोलिजन को ज्यादातर हम लोग स्कैटरिंग कहते हैं, और ये घटनाएं ज्यादातर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पिक्चर्स में होती हैं।
अभी अभी तुम लोगों ने ताजा ताजा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है सब में। केमिकल काइनेटिक्स में भी तो रिएक्शन कोलिजन से ही होते हैं, है ना। ए कंपाउंड है, उसके मॉलिक्यूल बी कंपाउंड से टकराते हैं, इफेक्टिव कोलिजन करते हैं। अभी अभी तुमने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ी है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसमें भी पढ़ा होगा कि गैस के मॉलिक्यूल वेसल में मूव करते हैं, एक दूसरे से कोलिजन करते हैं। तो ये सब जो चार्ज पार्टिकल के मॉलिक्यूलर और एटॉमिक कोलिजन्स होते हैं, मोस्टली वो इसी टाइप के होते हैं। उनमें एक्चुअल टक्कर नहीं होती है। और ये सीधी सी बात, ये एक बात समझ लो कि फिजिकल कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। हम लोगों की दिमाग में पिक्चर वही बसी रहती है, जैसे बिलियर्ड्स बॉल टकराती हैं, ये बॉल आई, खटाक से धक्का दिया तो एक दूसरे के टच में आ गई, कोलिजन है ये, लेकिन ये भी कोलिजन है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है? दोनों में सिमिलरिटी ये है कि यहाँ पे भी ये दोनों बॉल्स और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस बहुत ही कम समय के लिए एक दूसरे के इंटरेक्शन फोर्स में आते हैं। और नंबर दो, जो थोड़ा भी समय जरूर कम है, लेकिन ये इंटरेक्शन फोर्स की वैल्यू काफी लार्ज होती है। तो कोई भी ऐसी घटना जिसमें दो या दो से तीन या बॉडीज बहुत ही शॉर्ट समय के लिए म्यूचुअल फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में आए और फिर अपने अपने रास्ते चले जाएं, दैट इज नोन एज कोलिजन। नॉर्मली जिनमें फिजिकल कांटेक्ट होता है, जैसे ये बॉल्स और ये सब, इनको हम लोग इम्पैक्ट कहते हैं। और जिनमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है उनको स्कैटरिंग कहते हैं। तो ये पहली बात आप लोग समझ लीजिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। दूसरी बात यह है कि in any type of collision, conservation of linear momentum is valid. ये तुम लोगों को कंफ्यूज कराने के लिए क्वेश्चन में हम लोग पूछते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज अप्लाइड ऑन, तो आंसर दे देंगे इलास्टिक कोलिजन, दूसरा दे देंगे हेड ऑन कोलिजन, तीसरा दे देंगे इन इलास्टिक कोलिजन। एक आंसर ऐसा जरूर रहेगा, एवरी टाइप ऑफ कोलिजन या ऑल ऑफ दीज, और वही इसका सही आंसर होगा। क्योंकि किसी भी टाइप का कोलिजन हो, स्मूथ हो, रफ हो, इलास्टिक हो, इनइलास्टिक हो, सेंट्रल हो, एक्सेंट्रिक हो, ऑब्लिक हो, लीनियर हो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा लगाया जा सकता है। और उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि कोलिजन के ड्यूरेशन में बहुत ही कम टाइम इंटरवल होता है, और जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो हमेशा पेयर्ड होते हैं, तो नेट एक्सटर्नल उनका 0 बनता है, और टाइम इतना छोटा होता है कि बाकी फोर्सेस उतना इन्फ्लुएंस दे नहीं पाते हैं। तो डोंट गो ऑन डिटेल, लर्न दिस, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा वैलिड होता है, चाहे जैसा कोलिजन हो, कोई भी नाम दे दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। और 3 तरह के कोलिजन ये भी होते हैं भाई।
इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। थोड़ी सी इसकी थ्योरी लंबी है। इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और सुपर इलास्टिक। इसमें से कितनों के नाम तुम लोगों ने सुने? 3 के किसके किसके? सर, इलास्टिक, इनइलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक। हाँ, ये दोनों तो बेकार हैं। परफेक्टली इलास्टिक और इलास्टिक कुछ नहीं है। लोगों ने कहा कि जो परफेक्टली इलास्टिक है वही इलास्टिक भी है, और इन दोनों के लिए ई बराबर 1 होता है। अभी आ जाएगा, तुम लोगों ने नाम ई का जरूर सुना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं। और परफेक्टली इन इलास्टिक में ई बराबर 0 होता है, और इसमें ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। इन दोनों में टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सिग्मा और टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और इन दोनों में फाइनल काइनेटिक एनर्जी लेस देन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है। और सुपर इलास्टिक बहुत कम होता है, इसके लिए ई ग्रेटर देन 1 होता है, और इसमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है। तो ये तब तक नहीं होता है जब तक कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए। जैसे बम फट जाए तो बम की केमिकल एनर्जी काइनेटिक में बदल जाती है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो जाती है। बेसिकली इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि जिस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बनी रहे, कोई और एनर्जी इवॉल्व ना होने पाए या लॉस्ट ना होने पाए, तो वो इलास्टिक है। इन इलास्टिक में क्या होता है, ये काइनेटिक एनर्जी किसी फॉर्म में लॉस हो जाती है, हीट में, लाइट में, साउंड में, इलास्टिक एनर्जी में, वगैरह वगैरह, तो वो इन इलास्टिक है। और अगर किसी प्रोसेस में कोई दूसरी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, लाइक केमिकल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो सुपर इलास्टिक हो जाता है। ओके, अब मैं आज की क्लास बिल्कुल छोटी सी बात से शुरू रखता हूं कोलिजन की, और ये तुम लोगों को मालूम ही होगा, जैसे हम लोग 1 डायमेंशनल कोलिजन आज लेते हैं। हालांकि नेक्स्ट टर्न पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी बताएंगे। 1D कोलिजन में मान लो ये मास m1 है, ये u1 से चल रहा है, और ये मास m2 है, ये u2 से चल रहा है। कोलिजन होता है इन लोगों के बीच में, और उसके बाद m1 v1 से चलता है और m2 v2 से चलता है। तो हम लोगों के पास 2 बेसिक इक्वेशन होते हैं। क्या वो दोनों इक्वेशन तुम लोगों को याद है? m1 v1 is equal। नहीं, नाम बताओ बेटा, ये जो बोल रहे हैं। ये है मेरे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, m1 v1 प्लस m2 v2 m1 u1 प्लस m2 u2। और एक इक्वेशन और होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, तो हमेशा लगा नहीं सकते बेटा, वो तो खाली इलास्टिक कोलिजन में ही लगा सकते हैं। एक न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना, न्यूटन्स कोलिजन ला।
V1 माइनस V2 बराबर माइनस E टाइम्स U1 माइनस U2। एक्चुअली ये वाला जो फॉर्मूला है ज्यादातर क्लासेस में इस तरीके से बताते हैं, उसको मैं रेड से लिख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखिए वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, नाम भी देते हैं फॉरेन बुक्स में। ये बॉल है और ये बॉल इसकी पीछा कर रही है ना, तो इसको कहते हैं टारगेट, इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। तो ये इससे कब टकराएगी, जब U1 की वैल्यू ग्रेटर देन U2 होगी। अगर U1 की वैल्यू U2 से कम हो गई तो ये आगे बढ़ती जाएगी, कभी टक्कर थोड़ी ना मार पाएगी। तो जो इन दोनों के पास आने की वेलोसिटी है, अप्रोच की वेलोसिटी है, वो U1 माइनस U2 है। तो ये U1 माइनस U2 हो गया। और E टाइम्स, और सेपरेशन क्या अलग कब होगा, इन दोनों के बीच की दूरी कब बढ़ेगी। अगर V1 ज्यादा होगी तब तो ये घटेगी, बढ़ेगी कब, जब V2 ज्यादा होगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया V2 माइनस V1। तो ध्यान रखो, इधर V2 माइनस V1 है तो इधर U1 माइनस U2 है। ये फार्मूला बताते हैं, हमें ये अच्छा नहीं लगता है, हम एक माइनस लगा देते हैं तो दोनों जल्दी हो जाएगा। V1 माइनस V2, U1 माइनस U2। चाहो तो V2 माइनस V1 कर दो, तो इधर भी U2 माइनस U1 कर देंगे। बहरहाल, और इसको रिलेटिव वेलोसिटी से भी रख सकते हैं। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू आफ्टर कोलिजन, एंड दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू बिफोर कोलिजन। उससे भी याद कर सकते हैं। तो ये मेरे पास जो दो इक्वेशन है, इन दोनों से हमारी ऑलमोस्ट कोलिजन के 90% क्वेश्चंस हो जाते हैं, और बाकी जो हम लोग 90% पढ़ेंगे उसमें से 10% क्वेश्चंस होते हैं। तो इतना ज्यादा इनका ये है। अब आज की क्लास हम एक चीज के साथ खत्म कर रहे हैं। इन फॉर्मूलों को मैं दोबारा लिख रहा हूं। M1 V1 M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, और V1 माइनस V2 इज इक्वल टू E टाइम्स, चलिए मैंने U2 माइनस U1 लिख दिया, एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज इक्वेशन। तो मान लो मुझे V1 निकालना है, तो इस वाले इक्वेशन को मैं M2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहला वाला तो वैसे ही लिख लेते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, और इसको M2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो M2 V1 माइनस M2 V2 इक्वल टू, अब हम U1 और U2 वाले टर्म एक साथ लिखने जा रहे हैं, तो M2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस माइनस E M2 U1 और प्लस E M2 U2। ये हो गया M2, और ये M2 तो दोनों में रहेगा ही, और E भी रहेगा, ये वाला टर्म माइनस है। अब इन दोनों को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और V1 बराबर, अब देखो यहाँ पे M1 माइनस EM2 अपॉन M1 प्लस M2 U1, और प्लस
इसमें भी ये M2U2 है और ये EM2U2 है, तो 1 + E M2 अपॉन M1 + M2 इंटू U2 ये आएगा V2। अब मुझे V2 निकालना, बड़ी सरदर्दी हो रही है, लेकिन तुम्हें होगी, हमें नहीं होगी। हम ऐसे ही लिख देंगे, ये M1 + M2 नीचे आएगा, यहाँ पे भी M1 + M2 नीचे आएगा। और इस बार मैं क्या करूंगा, M1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा। तो जब M1 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा तो ये V1 वाला टर्म कट जाएगा, और ये M2 है, ये M1 है, तो नीचे V2 टाइम्स M1 + M2 आएगा, तो वो मैंने नीचे ले लिया है। अब जब इसको हम माइनस करेंगे, और तो ये वाला टर्म तो प्लस हो जाना है, और साथ में मल्टीप्लाई मैं किससे कर रहा हूं, M1 से कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये -M1 EU1 और ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + E M1U1, और इस बार ये माइनस हो जाएगा, तो 1 - E ये जो आया था यहाँ पर, हाँ, ये M2, सॉरी, ये M2 - E M1, यस U2 ये आ जाएगा, और बीच में ये प्लस ही रहेगा। तो अब आप देखिए, ये दोनों फॉर्मूले हो गए, और मुझे बड़ा सरप्राइज है कि कई कोचिंग सेंटर वाले इनको रटाते हैं स्टूडेंट को, कहते हैं इनको याद कर लो और सीधे वैल्यू रख दो। तो धन्य है वो टीचर और धन्य है वो स्टूडेंट जो इतने कठिन फॉर्मूलों को याद रखते हैं। और अपन राम की तो शुरू से आदत ये रही है कि मैंने ये इक्वेशन बनाया और सॉल्व कर लिया। अगर मान लीजिए ये कोलिजन इलास्टिक है, तब क्या होगा। तो पहले तो ऐसा करते हैं कि इन फॉर्मूलों को हम ये कॉपी कर लेते हैं। और नेक्स्ट पेज पर रख देते हैं। अब मान लो मैंने एक क्वेश्चन बनाया, हमने कहा ये 2 kg की बॉल है, 10 की स्पीड से जा रही है। इसके आगे एक 3 kg की बॉल है, ये 5 की स्पीड से जा रही है। कोलिजन हुआ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है। तो कोलिजन के बाद 3 kg वाले की वेलोसिटी बताइए। तो इसको मैंने V2 मान लिया, V1 मान लिया, इसको मैंने V2 मान लिया, और V2 का फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1 + E, 1 + E कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 M1U1 2 × 10 अपॉन M1 + M2 2 + 3 प्लस V2 निकाल रहे हैं, M2 - E M1, तो M2 is 3 - 1/2 × 2 U2, U2 की वैल्यू थी 5 अपॉन M1 + M2 2 + 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 5 है ही है, ये 2 और आ जाएगा, ये 5 है ही है, ये 5 इससे कट जाएगा। तब कितना बचा, ये 3/2 है, 3/2 × 4, तो ये 6 हो गया, और ये प्लस कट गया, ये 2 और आ गया,
तो ये लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ गई इसकी। वेरी नाइस। तो इसकी वेलोसिटी आ गई, बड़ा अच्छा लगा, सीधा फार्मूले में रख दिया। लेकिन बच्चा एक बात समझ लो अच्छी तरीके से, ये फार्मूले याद रखना उतना इजी नहीं है। हम इसको क्या करते थे, हम इसको इक्वेशन बनाते थे ऐसे, पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो 2v1 प्लस 3v2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 20 प्लस 3 इंटू 5 15। एक इक्वेशन आ गई। v1 माइनस v2 बराबर माइनस ई टाइम्स u1 माइनस u2 10 माइनस 5। हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके v2 निकाल लेते थे। आंसर सेम आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। अब अगर तुम लोग याद कर सको तो याद कर लो, नहीं याद कर सको तो ठीक है, इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेना। ओके, मैंने एक बार फिर से इस फॉर्मूले को लिख दिया। और यहाँ पे दो चीजें याद कर लो। सर एक बार नंबर, स्क्रीन बैक कर दीजिए। हाँ लीजिए। वैसे अभी हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं बच्चे। हो गया सर। चलो। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो E बराबर 1। तब ये फॉर्मूला क्या आएगा, V1 बराबर, ये 1 हो गया है, M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। और V2 बराबर 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो, अब मैं सभी के लिए निकाल रहा हूं और ये सब समझते चलो, क्योंकि पीडीएफ अभी हम शेयर कर देंगे। अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो, E बराबर 0, तो V1 बराबर, देखिए ये 0 हो गया, M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 और प्लस M2, ये 0 हो गया, M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2 और V2 बराबर M1 U1, ये 0 हो गया है ना, M1 प्लस M2 और प्लस ये 0 हो गया E, तो M2 अपॉन M1 प्लस M2 U2। देखो दोनों की वैल्यूज बराबर आ रही, सेम आ रही है। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में यही होता है, कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, जनरली दोनों एक दूसरे में चिपक जाती हैं। और बढ़िए, सपोज हमारा कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और M1 बराबर M2 है, वेरी इंपॉर्टेंट केस। तो V1 बराबर M1 बराबर M2 है और E की वैल्यू 1 है, तो ये 1 हुआ, और M1 माइनस M2, ये टर्म तो 0 हो गया, और ये 1 हो गया 2, और ये दोनों बराबर हैं तो M अपॉन 2M, तो ये U2 हो गया। V1 बराबर U2 और V2 बराबर U1। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है कि अगर दो बॉल्स बराबर हों मास की,
और उनके बीच में लीनियर इलास्टिक कोलिजन हो, तो अगर ये U1 से ये 10 से जा रही है, ये 5 से जा रही है, तो कोलिजन के बाद ये 5 से जाएगी, ये 10 से जाएगी, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। सारे केस इससे निकल आते हैं। प्रूविंग के लिए ये फार्मूला बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए ये दो बॉल्स जा रही हैं एंड सपोज M2 इज मच मच लार्जर देन M1, यानी जैसे ये हाथी जा रहा था, इससे चुहिया जाके टकरा गया। तो आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को M2 से डिवाइड कर दो और M1 अपॉन M2 की जगह 0 कर दो। जहां जहां M2 होगा वहां तो 1 आ जाएगा। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 इज वेरी हाई, ये बहुत हैवी है, तो V1 इज इक्वल टू, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये 0 1 1 हो जाएगा, नीचे एक 0 एक 1, तो नीचे तो 1 ही हो जाएगा। तो M1 की जगह 0 रख देंगे, M2 की जगह 1 रख देंगे, तो ये सब 1 1 हो गए, तो नीचे ध्यान ही नहीं देखना है। अब ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और यहाँ पे ये 1 हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस EU1, ये 0 रख दिया, ये 1 हो गया, तो नीचे कुछ भी आएगा 1 होता, EU1 प्लस, और ये 0 1 ये, और ये 1 प्लस EU2, 1 प्लस EU2, ये है। और V2 बराबर देख लीजिए, ये 1 हो गया, M1 0 हो गया, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0 हो गया, M1 की जगह 0 रख दिया, और ये टर्म कितना हो गया, M2 की जगह 1 रखेंगे, तो हमारे पास ये U2 ही है, और यही इसका ट्रिक है। इसके बारे में ये ध्यान रखो कि कभी M1 बहुत हैवी होगा, कौन बहुत M2 होगा, तो यहाँ पे भी लोग इसको 4 तरीके से रटाते हैं, इतना याद नहीं करना है। बस इस वाले केस में ये करना है कि जो बॉडी हैवी होगी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और फिर आपको ये लगा देना है V1 माइनस V2 बराबर माइनस E टाइम्स U1 माइनस V2। बहुत लाइफ इजी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि इन फॉर्मूलों को अगर याद कर सकते हो तो करो, नहीं तो करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कोई फॉर्मूले याद नहीं किए हैं और सारे क्वेश्चन काफी जल्दी आ जाते हैं। ये हमारे पास हेड ऑन कोलिजन की केस था, और इसके बाद ऑब्लिक कोलिजन है, उनको नेक्स्ट टर्म में लेंगे। कल तो तुम लोगों की कोई क्लास लगी नहीं है, शायद छुट्टी है। पता नहीं सर, अभी शेड्यूल नहीं आया। नहीं, शेड्यूल आ गया है, कोई क्लास है नहीं, लेकिन कल कोई तुम लोगों का टेस्ट भी तो नहीं है कि है? नहीं है सर। तो ठीक है, मैं भी लगवाता हूँ कल एक क्लास। क्या करोगे बैठे ठहरे? कोलिजन पूरा हो जाएगा तो कम से कम हम लोगों का कोर्स आगे बढ़ जाएगा। यस कल सर। करवा दीजिए सर। हाँ यस सर, लगवा लीजिए। हाँ, लगवा रहे हैं बेटा, लगवा रहे हैं, अभी करते हैं फोन। चलो ठीक है, इसको हम शेयर कर देंगे अभी। हैं, ओके बेटा, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।